यूक्लिड, जिन्हें यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक और यूक्लिड थे, यूक्लिड ऑफ मेगारा, जो कि एक सोकैट्रिक फिलोसफर थे। सोकैट्रिक मतलब जो सोक्रेट्स के फॉलोअर्स हैं या फिर चेले हैं, उनको हम सोकैट्रिक फॉलोअर बोलते हैं। तो यूक्लिड ऑफ मेगारा की बात कभी और करेंगे, अभी हम यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया की बात करते हैं। तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री या फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता था। ये प्टोलेमी वन के टाइम के थे। सबसे ज़्यादा मानने वाला इनका जो काम था वो था द एलिमेंट्स बुक। ये एक मेन रेफरेंस बुक भी मानी जाती है। जो ज्योमेट्री हमें 9-10 पे पढ़ाई जाती है, उसका जो रेफरेंस दिया जाता है वो इसी से दिया जाता है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है क्या? अब पहले बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियोम एंड थ्योरम एम्प्लॉयड बाय यूक्लिड। अब इसका मतलब क्या है? तो इससे पहले हम एक्सियोम को समझते हैं। तो एक्सियोम होते हैं मैथमेटिकल ट्रूथ विच आर एक्सेप्टेड विदाउट अ प्रूफ। मतलब वो चीज़ें जो मैथमेटिकली करेक्ट है पर हम उन्हें प्रूफ नहीं कर सकते और हम उन्हें सच मानते हैं, और एक्सियोम्स के बेसिस पे हम आगे अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो पोस्टुलेट क्या है? तो एक्सियोम और पोस्टुलेट सेम ही चीज़ है, बस एक्सियोम हम रियल नंबर के लिए देते हैं और पोस्टुलेट हम ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए देते हैं। अब यूक्लिड ने अपनी ज्योमेट्री में 5 पोस्टुलेट और 5 एक्सियोम्स दिए थे। तो पहले हम 5 पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं। तो पहला पोस्टुलेट था, गिवन 2 पॉइंट देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस देम। इसका मतलब बहुत ही आसान है कि अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए होंगे तो उन्हें ज्वाइन करने वाली केवल एक सिंगल यूनिक लाइन ही होगी। दूसरा पोस्टुलेट था, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोलॉन्ग इंडेफिनिटली। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच में अगर हमने लाइन बनाई है उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो इस लाइन सेगमेंट को हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। ये हमारा दूसरा पोस्टुलेट था। तो सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो सबको पता है, पर उस टाइम ज्योमेट्री डिफाइन करी जा रही थी। तो यूक्लिड को एक्सियोम्स और पोस्टुलेट जो हम मैथमेटिकल ट्रूथ्स है जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, तो उन्हें वो बताना था, तो इसलिए हम ये सब बता रहे हैं। तीसरा पोस्टुलेट था हमारा, अ सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड व्हेन अ पॉइंट फॉर इट्स सेंटर एंड अ डिस्टेंस फॉर इट्स रेडियस आर गिवन। इसका मतलब भी सिंपल है कि सर्कल तभी बन सकता है जब हमें पता हो कि सेंटर कहाँ पे है और रेडियस क्या है। अब चौथे पोस्टुलेट की बात करते हैं। चौथा पोस्टुलेट था, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो 90 डिग्री होगा वो चाहे किसी भी सरफेस का हो। मतलब जैसे एक लाइन है ACB, उसके C पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा D से, और दूसरी लाइन है EGF, उसके G पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा H से। तो जो एंगल ACD और एंगल EGH है, ये दोनों जो 90 डिग्री हैं ये सेम होंगे। अब सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये तो पता ही है हमें, इसमें क्या दिमाग लगाना है, मतलब ये तो है ही 90 डिग्री तो होगा। हम ये सोचेंगे कि चलो पहले 3 तो कुछ समझा रहे थे, हमें कुछ डिफाइन कर रहे थे जिसकी वजह से हम बाद में कुछ प्रूव कर सकते थे। जैसे पहला था कि 2 पॉइंट से हम एक लाइन जोड़ सकते हैं जो कि यूनिक होगी। दूसरा था कि हम लाइन सेगमेंट को इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा था कि अगर हमें सेंटर और रेडियस पता हो तो हम सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं। पर ये चौथा पोस्टुलेट कि 90 डिग्री 90 के इक्वल होगा, ये कुछ अटपटा सा है। हमें पता है 90 डिग्री 90 के इक्वल होगा, 45 के इक्वल होगा, 0.139 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसको अलग से मेंशन क्यों करा गया, एक पूरा पोस्टुलेट क्यों बनाया गया? तो अगर हम लोग ये सोच सकते हैं तो पक्का है यार यूक्लिड भी ये सोच ही सकते होंगे। अब अगर हमें समझना है तो हमें थोड़ा बहुत उस टाइम के यूक्लिड के दिमाग के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब हम अगर देखें तो उनकी जो बुक है एलिमेंट्स, उसमें उनने एंगल को कैसे डिफाइन करा गया है। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन 8 में उनने कहा है, अ प्लेन एंगल इज द इंक्लिनेशन टू वन अनदर ऑफ 2 लाइन्स इन अ प्लेन विच मीट वन अनदर एंड डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। अब प्लेन एंगल क्यों बोला? क्योंकि एक और दूसरी चीज़ भी होती है जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिसको हम दूसरे उसमें देखेंगे कभी। तो प्लेन एंगल ऐसे डिफाइन करा गया है कि अगर कोई हमारा एक प्लेन है, उसमें कोई 2 लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक लाइन का इंक्लिनेशन दूसरे लाइन पे, उसको हम एंगल बोलेंगे।
डेफिनेशन 11 और 12 में उनने ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल को ऐसे करके डिफाइन करा है कि राइट एंगल से कम वाले एक्यूट एंगल होंगे, राइट एंगल से ज़्यादा वाले ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। डेफिनेशन 10 में उनने बोला है व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इज सेट अप ऑन अ स्ट्रेट लाइन makes the adjacent angle equal to one another, each of the equal angle is right and the straight line standing on the other is called perpendicular। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन 10 में उनने राइट एंगल को डिफाइन करा गया है कि हम राइट एंगल किसको बोलेंगे, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर को भी डिफाइन करा गया है। तो वो सारे के सारे जितने भी एंगल्स थे वो राइट एंगल 90 डिग्री इसके टर्म में वो कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। अब ये नहीं है कि उस टाइम डिग्री का वो नहीं आया था, डिग्री का कॉन्सेप्ट ग्रीक मैथमेटिशियन ने दे दिया था उस टाइम, और यूक्लिड को भी ये पता था, फिर भी वो अपनी जो ज्योमेट्री है वो राइट एंगल के हिसाब से ही डिफाइन कर रहे थे। अगर हम बुक को आगे पढ़ें तो हम देखेंगे कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज़ करके यूक्लिड ने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिंपल है कि एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर अगर तुम एग्जैक्टली बैठा सकते हो तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, और सुपरपोजिशन का मतलब है कि दो चीज़ों को एग्जैक्टली एक के ऊपर एक अलाइन कर देना। तो बुक 1 प्रपोजिशन 4 में यूक्लिड ने सुपरपोजिशन का यूज़ करके, मतलब बेसिकली उनने SAS साइड एंगल साइड का यूज़ करके दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। उनने असली में दो ट्रायंगल को एक के ऊपर एक रख के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी थी। तो अब वो एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बस इसी चीज़ के लिए उनने ये बोला था कि हर राइट एंगल इक्वल होगा। वो हर एंगल को राइट एंगल के टर्म में डिफाइन कर रहे थे। बाद में उनने एंगल्स को राइट एंगल के मल्टीपल में भी दिया था, जैसे 0.3 टाइम्स ऑफ राइट एंगल हमारा 27 डिग्री हो गया, ये सब। अब ये समझ, मतलब इसके बाद तो ये क्लियर हो गया होगा लगभग कि फोर्थ पोस्टुलेट यूक्लिड ने क्यों दिया था। उसके बाद भी फोर्थ जो पोस्टुलेट है उस पर बहुत बातें करी गई है। प्रोक्लस ने 5th सेंचुरी में कुछ बोला था, 1899 में डेविड हिल्बर्ट ने कुछ बोला था जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, उनने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करे थे। तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर डाल दूंगा, अगर तुम्हें वो पढ़ना है तो तुम वो पढ़ सकते हो। तो इसके बाद हमारा 5th पोस्टुलेट क्या था। 5th ये था, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड लेस देन द टू राइट एंगल, the two straight line it produce indefinitely will meet on that side on which the angle are less than two right angles। अब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, ये इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, और ये तो सुनने में भी अजीब सा लग रहा है मतलब, पर बहुत सिंपल सा है यार ये भी, कि अगर कोई दो लाइन है और कोई थर्ड लाइन है जो उन्हें काट रही है और जो एंगल बना रही है वो राइट एंगल से कम बन रहा है, तो वो जो पहली दो लाइन है वो कहीं ना कहीं जाके उन छोटे एंगल्स के साइड जहाँ पे कम एंगल बन रहा है उनके साइड मिलेंगी ही मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। ये है 5वां पोस्टुलेट। अब हल्का फुल्का लग रहा होगा कि 4th पोस्टुलेट में राइट एंगल को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी था, कि राइट एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि राइट एंगल से कम है या राइट एंगल से ज़्यादा है या फिर राइट एंगल से इतना गुना बड़ा है। इसी बेसिस पे यूक्लिड अपनी ज्योमेट्री डिफाइन कर रहे थे, इसलिए वो राइट एंगल को उनने डिफाइन करा था, इसलिए हमारा 4th पोस्टुलेट था। पर अब सोच के देखो यार, ये 5th पोस्टुलेट तो मतलब पहले के चारों से भी कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो गया। अब बाकी के 4 पोस्टुलेट जो थे वो सुनने में फिर भी सिंपल थे, तो यूक्लिड उन 4 पोस्टुलेट को लेके क्या अपनी ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता था। ये 5th पोस्टुलेट तो एक थ्योरम लग रही है। थ्योरम मतलब जो हम एक्सियोम के थ्रू हम कुछ प्रूव करते हैं उसको हम थ्योरम बोलते हैं। तो सुनने में मतलब बहुत अजीब सा लगता है 5th पोस्टुलेट, और हमको ये अजीब नहीं लग रहा है। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ था 5th पोस्टुलेट को लेके कि इसके बिना भी वो ज्योमेट्री डिफाइन हो सकती थी कि नहीं। लोग कह रहे थे कि 5th पोस्टुलेट मतलब फालतू लाया गया है, ये एक थ्योरम होनी चाहिए। तो अगर 5th पोस्टुलेट एक थ्योरम है तो हम मतलब पहले के 4 एक्सियोम्स या पोस्टुलेट को यूज़ करके 5th को प्रूफ कर सकते थे। तो क्या हुआ, 1st सेंचुरी AD में प्लोटोमी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे, उनने भी ट्राई करा है, पर वो भी ये प्रूफ नहीं कर पाए। वो पहले के 4 का यूज़ करके 5th को प्रूफ नहीं कर पाए। उसके बाद एक और ग्रेट मैथमेटिशियन थे जॉन वेलिस, 17th सेंचुरी में, वो भी ये नहीं कर पाए। पर जो सबसे फेमस था, जो एक बार जो मतलब पब्लिश भी हुआ है, वो गिरोलामो सकेचरी ने 1733 में यूक्लिड अब ओमनी नवोई विंडिकेटस, मतलब यूक्लिड क्लियर ऑफ एवरी डिफेक्ट, ये एक बुक थी, इसमें करा था। पर उसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं हो पाया था।
वो लोग कुछ नहीं कर पाए थे। फिफ्थ पॉस्टुलेट ही रह गया, वो थ्योरम कभी प्रूफ ही नहीं हुआ। पूरी 18th सेंचुरी बीत गई और अब लोगों ने एक्सेप्ट कर ही दिया है कि यूक्लिड कितने ग्रेट थे। उनकी ग्रेटनेस को अप्रिशिएट करा जाता है कि उनने उस टाइम पे ये सोच लिया था कि ये पॉस्टुलेट ही बनाना पड़ेगा, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। और इसी तरह से फिफ्थ पॉस्टुलेट हमारा एक इमॉर्टल परफेक्शन बन गया था। अब हम 5 एक्सियोम्स देख लेते हैं। तो पहला एक्सियोम्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल। ये बहुत सिंपल है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह ही है कि मान लो हम पे एक वेट है, एक कट्टा है, वो कट्टे का जो वेट है वो दूसरे कट्टे के बराबर है, और एक तीसरा कट्टा है हम पे, उसका भी वेट दूसरे कट्टे के बराबर है। तो पहला और तीसरे कट्टे का भी वेट बराबर ही होगा। अब ये मत सोचना यार कि क्या है बे, मतलब क्या एक्सियोम से, तो ये बात तो सबको पता है, तो कॉमन सेंस है। पर यार उस टाइम ज्योमेट्री को डिफाइन कर रहे थे वो लोग, उन्हें ये रूल्स, ये मैथमेटिकल ट्रूथ चाहिए, इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई बोले कि इसको प्रूफ करके दिखाओ तो तुम कोशिश कर लेना, तुम इसे प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ये एक्सियोम्स हैं, हमें इन्हें डिफाइन करना था कि हाँ ये मैथमेटिकल ट्रूथ हैं। दूसरा एक्सियोम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम पे 2 कट्टे बराबर वेट के हैं और दोनों कट्टों में हमने अलग अलग, मतलब हमने एक्स्ट्रा वेट डाले जो कि सेम है, तो अब जो हमारा नया वेट बनेगा दोनों साइड वो इक्वली बनेगा। अब फिर से सुनने में उठपटांग, मतलब ऐसा लग रहा होगा क्या, पर वही बात ध्यान में रखना, हमने चीज़ों को ग्रांटेड ली है, पर हमें कुछ मैथमेटिकल ट्रूथ्स हैं जो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हम उन्हें एक्सियोम डिफाइन करेंगे ही करेंगे। तीसरा एक्सियोम ये था, इफ़ इक्वल्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर बी इक्वल। मतलब अगर हमने 2 सेम वेट लिए हैं और उन दोनों में से हम कुछ सेम अमाउंट ऑफ वेट कम कर देते हैं तो जो वेट बचेगा वो भी इक्वल होगा। चौथा पॉस्टुलेट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका भी सिंपल सा मतलब है, अगर कोई चीज़ मतलब वो इक्वली कोइंसाइड कर रही है। याद है अभी हमने पॉस्टुलेट में देखा था कि यूक्लिड ने सुपरपोजिशन का यूज़ करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे थे, तो वहाँ पे ये एक्सियोम भी यूज़ हो रहा है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। मतलब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखा, अगर वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल है, तो ये हमारा चौथा एक्सियोम है। पांचवा हमारा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने किसी चीज़ के टुकड़े करे और जो टुकड़ा है वो होल से बड़ा हो गया। बहुत ही ऐसा लगता है कि हाँ ये कॉमन सेंस है, पर यार कभी प्रूफ करके देखो इसे, तो ये कभी प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ ये रूल्स हैं जिनको हम सच मान के चल रहे हैं। किसी दूसरे डायमेंशन, किसी दूसरी दुनिया में क्या पता है अलग हो, पर इस दुनिया में यही है। तो अब हमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री उसको बोलते हैं जिसमें हम प्लेन और सॉलिड फिगर्स की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियोम्स या फिर थ्योरम्स जो यूक्लिड ने दी थी। एक्सियोम क्या होता है ये हम समझ चुके हैं, और थ्योरम जितने भी एक्सियोम से प्रूव होते हैं आगे जो हमने 9th-10th में करे हैं वो थ्योरम्स हैं। तो बस यार मेन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में इतना ही था, बाकी यूज़ तो हमने इसका भर भर के करा है 9th और 10th क्लास में। पर अब हमें ये रहेगा कि हमें पता है कि उस टाइम पे चल क्या रहा था, ये चीज़ आई कहाँ से थी और क्यों आई थी, और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं।